एवरीवन, सो आज से हम डीबीएमएस की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो डीबीएमएस में हम आपको बेसिक से लेके एडवांस में सब कुछ कवर कराएंगे। ओके, सो ये जर्नी हमारी यूजीसी नेट प्लस में जो आपका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने वाला है उन दोनों के लिए सफिशिएंट है। ओके, प्लस में अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि आपका DSSB हो गया और आपका हो गया IBPS एसओ हो गया, SBI एसओ हो गया, सो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को जल्दी जल्दी से कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे डीबीएमएस के। ओके, सो कंप्लीट डीबीएमएस कवर करेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर जो डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक बेसिक जैसे कि आपका डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन होगी, डेटाबेस हो गया, डेटा मॉडल हो गया, इंस्टांसेस हो गए, वो सब कवर करेंगे। फिर डेफिनेशंस को कवर करेंगे उनकी। फिर फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। फाइल सिस्टम किस लिए यूज किया जाता था, सबसे पहले उसकी क्या डिसएडवांटेजेस थी जो हमने डीबीएमएस को यूज किया। ठीक है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, आर्किटेक्चर करेंगे, 2 टायर 3 टायर, ये सारे आर्किटेक्चर करेंगे। क्लियर, आज की वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो डीबीएमएस, सबसे पहले डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो अब इस डेटाबेस में से हम क्या उठा लेते हैं? हम यहाँ पे उठा लेते हैं डेटा को। क्लियर, सो डेटा क्या होता है? डेटा होता है रो फैक्ट्स। क्या होता है? रो फैक्ट्स। रो फैक्ट्स प्लस में क्या होता है? अनप्रोसेस्ड डाटा। ओके, सो डेटा में क्या क्या आता है आपका? जैसे कि 25 राम, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई ऑडियो है, वीडियो है, ये सब किस में आते हैं? डेटा में आते हैं। ठीक है, इनका ये सब क्या है? इनका मतलब कि अगर 25 को हम लेके चले तो 25 से सिर्फ हमें एक यही पता चल रहा है, यही 25 एक नंबर है। ठीक है, राम से हमें ये पता चल रहा है ये किसी का नाम है। उसके अलावा हमें राम के बारे में कुछ नहीं पता कि भाई इसका एड्रेस क्या है, इसका फोन नंबर क्या है, अगर हम इसकी कुछ भी और डिटेल निकाले, या किस क्लास का है, या फिर इसके फादर का नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता इसके अलावा हमें। ठीक है, तो फिर क्या यूजफुल है हमारे लिए? नहीं। कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी ऑडियो होगी, कोई भी वीडियो होगी, तो ये सब क्या है? आपका डाटा है। ठीक है, एक अनप्रोसेस्ड डाटा है। जब हम अगर हम इसको इस तरीके से यूज कर लेते हैं कि 25 रोल नंबर, अगर कोई भी जैसे क्लास बीसीए, ठीक है, बीसीए में 25 रोल नंबर, ठीक है, उसका नाम क्या है? राम है। ओके, सो ये एक क्या बन गया? प्रोसेस डाटा बन गई। ये क्या बन गई? एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये क्या बन गई? इंफॉर्मेशन बन गई। क्या बन गई? इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस डाटा। लेकिन जब तक ये इस तरीके से था, बीसीए, राम, 25, ये क्या था? एक नॉर्मल तरीके से ये क्या था? एक डाटा था। लेकिन हम इसको हमने कलेक्ट करके इससे हमने क्या बनाया है? इंफॉर्मेशन बनाई है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? एक मीनिंगफुल डाटा हो गया। ओके, और ये क्या होगी? डाटा क्या होगा? रो फैक्ट्स, अनप्रोसेस्ड डाटा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई? डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डाटा होता है जो एक अनप्रोसेस्ड डाटा है, ठीक है, जिसको अभी तक जिसका कोई भी ऐसे यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको डाटा समझ में आया और इन्फॉर्मेशन समझ में आई। फिर हम मेरी नेक्स्ट बात सुनिए। फिर हम क्या कर देखते हैं? डेटाबेस। क्या आता है? डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब, डेटाबेस से आपको ये समझ में आ गया नाम सुनते ही कि डेटाबेस में क्या होता है? चीजें को क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर के लिए यूज होता है। क्या होता है डेटाबेस? नथिंग बट स्टोरेज, यही होता है। ठीक है, लेकिन अब इस स्टोरेज में हम क्या रखते हैं? समझ आई? ये स्टोरेज तो होगी, जैसे कि इस तरीके से ये क्या है आपका? ये आपका हो गया एक डेटाबेस। एक मैंने नॉर्मल सा एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। क्लियर, सो क्या रखते हैं हम इसमें? सो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज नोन एज डेटाबेस। जो भी आप लोगों का मतलब कि जो भी डाटा आपस में रिलेट कर रहा है ना, उसको हम क्या किसमें रखते हैं? हम डेटाबेस में रखते हैं स्टोर करके। क्लियर, जैसे कि मेरी बात सुनिए, जैसे कि आपके पास इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लेडीज का सेक्शन, यहाँ पे मैंने ले लिया किड्स का सेक्शन,
यहाँ पे मैंने ले लिया मेल का सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लेडीज के लिए मतलब कि कुछ भी टॉप्स जीन्स वगैरह ड्रेसेस हैं, ये सब इस सब डाटा को एक साइड में इधर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने किड्स सेक्शन के लिए जो भी बच्चों के ड्रेसेस होते हैं वो सब डाल दिया। इधर मेल सेक्शन के लिए ये सारा डाटा शर्ट्स होगी पैंट्स हो गए, ठीक है, और भी फॉर्मल में जो भी है वो सब मैंने एक साइड में डाल दिया। सो ये देखिए ये क्या है, ओनली मतलब वुमेन से रिलेटेड डाटा है, ये किड्स से रिलेटेड डाटा है, ये मेल से रिलेटेड डाटा है। सो ये डाटा जो है आपस में मतलब कि इसमें सारा का सारा वुमेन से रिलेटेड डाटा है, ठीक है। सो ये हम कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज नोन एज डाटाबेस। समझ में आई मेरी बात को। सो ये सारे को हम किस में डाल देंगे, डाटाबेस में स्टोर करने के लिए डाल देंगे। डाटा समझ में आया, डाटा क्या होता है, रो फैक्ट्स होता है, अनप्रोसेस डाटा होता है। लेकिन जब हम उस डाटा को आपस में ही रिलेट कर देते हैं ना, उस डाटा को रिलेट कर करके डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। सो डेटाबेस नथिंग बट क्या है, स्टोरेज है, जहां पे हम क्या करते हैं, रिलेटेड डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात सुनिए, फिर क्या है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अब हमने डीबी डाटा देख लिया, अनप्रोसेस डाटा फैक्ट्स जो होते हैं, रो डाटा होता है, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, जो रिलेटेड डाटा होता है ना उसको स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ से देखिए डाटा तो समझ लिया, फिर हमने डेटाबेस समझ लिया, ठीक है। फिर क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि क्या कहता है कि अब हमें जो भी हमारा डेटाबेस है उसको मैनेज करना आना चाहिए। अब हमने इतना डाटा इकट्ठा तो कर लिया है, अलग अलग तरीके से डाटा को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमें उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। अब उसको मैनेज करने के लिए हमें कोई ना कोई टूल्स तो चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए है वो क्या है, डीबीएमएस। क्लियर। सो उसको प्रॉपर तरीके से जो डाटा हमने अभी लिया है उसको मैनेज करना है। जब तक हम उसको मैनेज नहीं करेंगे, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक हम वो हमारे लिए यूजफुल थोड़ी होगा। तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो क्या है, आपका डीबीएमएस, ठीक है। So database management system is a collection of interrelated and set of programs to access those data। मतलब कि उसको एक्सेस करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, यूजफुल होते हैं, वो क्या है, आपका डीबीएमएस, ठीक है। नेक्स्ट बात सुनिए। अब ओके अगर यहाँ पे हमें कोई भी, अगर अब हमें उस डेटाबेस में उसमें कुछ भी इंसर्शन करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्शन ऑपरेशन लगाएंगे, इंसर्शन प्रोग्राम लगाएंगे। अगर मेरे को उस डेटाबेस में कुछ भी डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीशन लगाएंगे, कुछ भी अपडेट करना है अपडेशन लगाएंगे। सो इनके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्राम, उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना। तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है, कोई ना कोई प्रोग्राम्स बना रखे, टूल्स यूज किए हुए हैं। सो वो पूरा का पूरा क्या है, आपका डीबीएमएस, जो प्रॉपर तरीके से उन सबको मैनेज करता है, ठीक है, उस आइटम को मैनेज करता है। और उसको एक्सेस करने के लिए जो भी हम उसके ऊपर प्रोग्राम्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम डीबीएमएस बोलते हैं। अगर इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, या फिर कोई इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट हमें उस पर लगाना है, या फिर उसको ऑल्टर करना है, या पूरे के पूरे स्कीमा तो नहीं बोलूंगी, या पूरे का पूरा जो भी आपने डेटाबेस बनाया है उसको ही ऑल्टर करना है, ऐड करना है, वो सारे के सारे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टूल्स के चाहिए, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर तो चाहिए होगा ना। तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, आपका डीबीएमएस। क्लियर मेरी बात, समझ में आया, डाटा समझ में आया, इंफॉर्मेशन समझ में आई आपको। वो क्या होती है, मीनिंगफुल डाटा। फिर डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, डाटा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। फिर प्लस में जो मैनेजमेंट करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स हम उसमें यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, हम डीबीएमएस बोलते हैं। इतनी मेरी बात क्लियर हुई है आपको। फिर देखिए डेटाबेस एप्लीकेशन। सो डेटाबेस एप्लीकेशंस में क्या क्या आ सकता है, आपका हो सकता है रेलवे रिजर्वेशन। सो रेलवे रिजर्वेशन का, अब जितनी भी रिजर्वेशन करते हो, अगर आप लोगों ने नॉर्मल से IRCTC
टीसी, इस पे से हम क्या करते हैं, अपनी बुकिंग करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमें दिखाता रहता है ना भाई कितनी वेटिंग लिस्ट में है, कितनी अवेलेबल है, कितनी टिकट्स अवेलेबल है, ये सब हमें शो करता रहता है, कितनी मतलब एसी वाले खाली है, ठीक है। इस तरीके से हमें सब कुछ शो करता रहता है। तो वो सारा कहाँ पे मैनेज होता है, डेटाबेस में होता है, राइट। अगर वहाँ पे जिस तरीके से, अगर वहाँ पे 40 है, 40 सीट्स अवेलेबल हैं, तो अगर वहाँ पे और जाके मतलब पूरी की पूरी तो फिर फिल हो गई हैं, तो फिर इसी तरीके से हमें नोट अवेलेबल दिखाता है, ठीक है। तो ये सारा ये तो फिर ये क्या हो रहा है, अपडेशन हो रही है उसमें, है ना। तो वो किस में हो रही है, आपकी डेटाबेस में जाके हो रही है, कहाँ पे हो रही है, डेटा। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, आपका डेटाबेस चाहिए होता है। अगर हम ये कुछ भी स्टोर ना करें, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल कितनी सीट्स अवेलेबल है, 100 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्टोर, कहाँ पे करेंगे, अब हम इन सीट्स को हम कहाँ पर इसको मैनेज करेंगे, इस डेटा को, कि भाई इतनी हमारे पास आरएसी वाली सीट है, इतनी एसी वाली सीट है, इतनी फर्स्ट क्लास वाली सीट है। तो ये सारे के सारा डाटा को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटाबेस को यूज करते हैं, ठीक है। विदाउट डेटाबेस को हम इतने सारे जो डाटा होता है उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, कहाँ पे उसको मतलब अपडेशन लगाएंगे उसमें, है ना। फिर आपका इसी तरीके से एयरलाइन रिजर्वेशन होती है, उनमें भी सेम इसी तरीके का यूज होता है, ठीक है। फिर आपका जो भी हो गया एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, एग्जाम से, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल पे हो गया, जैसे कि नॉर्मल्स में आपके जैसे कोई भी फॉर्म फिलअप होता है, जैसे कि अब यहाँ पे बीसीए के फॉर्म निकले हुए हैं, ओके। सो बीसीए में अगर हमारे पास ओनली 30 सीट्स हैं, ठीक है। सो इसको हम कितने स्टूडेंट्स इसमें आ गए हैं, उनका क्या नाम है, कहाँ से वो कौन सी सिटी से हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट तो चाहिए होती है ना फिर उनके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। सो वो क्या है, ये कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, सारा का सारा डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अगर कि कोई बच्चा यहाँ से सीट खाली करके चला गया, छोड़ के बीच में चला गया है, तो वो फिर यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, है ना। सो फिर उसकी जगह किसी और बच्चे को मिल जाएगी। सो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, आपका डेटाबेस में होता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए भी मतलब कि कितना भी एंटरटेनमेंट के लिए भी आपका डेटाबेस यूज होता है, ठीक है। सो ये सारा का सारा जो एप्लीकेशंस हैं ये किसकी हैं, आपकी डेटाबेस की हैं, क्लियर। आपका और जैसे कि गवर्नमेंट में हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, गवर्नमेंट का कोई फॉर्म ही लगा लीजिए आप, तो हम उसमें सारी की सारी डिटेल फिल करते हैं, ठीक है। सो उसमें भी हम वो सारा का सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, एक डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे कहाँ से बुलाने हैं, ये सारा का सारा डाटा कहाँ से होता है, आपका डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। सो इन सब के लिए क्या यूज होती, क्या किसकी नीड होती है, हमें डीबीएमएस की नीड होती है, डेटाबेस की नीड होती है, ठीक है जी। आया आपको समझ में। फिर देखिए फाइल सिस्टम, पहले जो था वो हमारा क्या यूज होता था, फाइल सिस्टम यूज होता था। पहले हमारी क्या यूज होती थी, हार्ड डिस्क में। कैसे यूज होते थे, जो भी हमें डाटा को स्टोर करना होता था वो आपका फाइल्स और फोल्डर्स में सेव होता था, ठीक है। यहाँ पर ही हम जितना भी जो भी हमें अपडेशन होती थी, ठीक है, इंसर्शन होती थी, जो भी हमें परफॉर्म करना होता, जो भी इनके ऊपर ऑपरेशंस लगते थे वो कहाँ पे लगते थे, वो फाइल्स में लगते थे, क्लियर। सो अब आप खुद देखिए ना कि आपके पास, आप कोई भी कंप्यूटर में आपके पास कोई फाइल है, कोई भी फाइल स्टोर है, उसमें आप प्रॉपर तरीके से आपका डाटा, सो उसमें आपको कुछ भी मतलब कि सर्च करने में इजी होगा, या फिर प्रॉपर आप डेटाबेस में जाके उसमें सर्च करने में इजी होगा। उसमें तो फटाफट क्वेरी लगा दोगे आप कि सर्चिंग की, हाँ ठीक है भाई, सर्च करना इजी हो गया, ठीक है। और हम फाइल में सर्च कर रहे हैं, तो फिर इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग है, वो क्या है आपका डेटाबेस में क्या है आपका, इजी से हम सर्च ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर पूरी की पूरी फाइल है वो ही करप्ट हो गया, तो इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा डाटा ही लॉस्ट हो गया है, ठीक है। अगर वो कहीं और पे है, या फिर सिस्टम ही क्रैश हो गया है, तो उसमें जितनी भी फाइल्स हमारी रखी है वो सारी की सारी ही खराब हो गया, तो सारी की सारी लॉस्ट हो गई। सो ये सारी क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई है, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या यूज किया था, हमें डेटाबेस को यूज किया था, ठीक है। सो इसके हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे भाई किस लिए हमने डेटाबेस को यूज किया है। सो इसके जो डिसएडवांटेज होगी वो डीबीएमएस के एडवांटेजेस होंगे, ठीक है। सो देखते हैं एक एक करके। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम, सबसे पहले क्या है, रिडंडेंसी ऑफ डाटा। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब कि डुप्लीकेट, डाटा डुप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब कि आपका कोई भी डाटा है ना, वो एक से ज्यादा फाइल में है, ठीक है। सो वो क्या है, रिडंडेंसी है। सो रिडंडेंट मतलब कि डुप्लीकेसी जो होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए फाइल सिस्टम में,
फिर आपका नेक्स्ट क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। सो इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि हम कॉलेज से ले लेते हैं एक एग्जांपल। इसमें क्या है, एक एकेडमिक, एक तरफ से क्या होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एक तरीके से हम हॉस्टल रिकॉर्ड ले लेते हैं, दो ही ले लेते हैं, और या फिर हम एक और ले लेते हैं लाइब्रेरी रिकॉर्ड में, ठीक है। सो एक एकेडमिक, हॉस्टल और लाइब्रेरी, ठीक है। सो यहाँ पर आपका मतलब कि पूरा, जैसे कि कोई भी ABC, आपका नाम है, रोल नंबर 2 है, इस तरीके से एड्रेस, ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। हॉस्टल में इस तरीके से पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी में इस तरीके से पड़ा हुआ है। जब लाइब्रेरी का भी तो प्रॉपर तरीके से होता है ना डाटा, डेटाबेस, मतलब कि आपने क्या बुक ली है, क्या नाम है आपका, क्या क्या एड्रेस है, वो भी सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं ना। सो इसमें क्या होता है, अगर इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा क्या है, अगर हमने एकेडमिक वाले में आपका नाम अपडेट कर दिया है, या आपका एड्रेस अपडेट कर दिया, या मोबाइल अपडेट कर दिया है, और हॉस्टल वाले और लाइब्रेरी वाले में नहीं किया, तो ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा होगा। अगर यहाँ पे हमने आपका एड्रेस कुछ और दिल्ली रख दिया, और यहाँ पे हमने आपका एड्रेस कोलकाता रख दिया, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर मेरी बात। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर कुछ और है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर कुछ और है। सो ये भी क्या है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, मतलब कि ये डाटा एकेडमिक, हॉस्टल, ये अगर आपका ABC का डाटा ना, तो ये प्रॉपर मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डाटा अनमैच है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है ये, ठीक है। ये DBMS में नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या है, डिफिकल्ट डाटा एक्सेस। डिफिकल्ट डाटा एक्सेस, अब आप खुद ही बताइए, एक फाइल से डाटा एक्सेस करना है और एक डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करना है, तो किस में इजी होगा, तो मैम डाटाबेस में इजी होगा, ठीक है। अगर आप ये देखिए कि अगर एक फाइल है, यहाँ पे हमें 1000 के बाद हमें डाटा चाहिए है, कोई भी 1000 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, उसके बाद हमें डाटा चाहिए और इसमें चाहिए है, तो आप किस में ज्यादा जल्दी कर दोगे, मैम डाटाबेस में कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पे हम क्वेरी लगा देंगे और इससे हमारा सर्चिंग प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा, यही बात होती है, वो फैच करके आपको दे देते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से सर्च करना पड़ता है डाटा को। तो ये इसमें क्या है, एक्सेस करने में भी क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, ओके। सो डेटाबेस में हम डाटा को इजीली से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसकी क्या होगी, डिसएडवांटेज होगी फाइल सिस्टम की। अनऑथोराइज एक्सेस, अब मेरी बात सुनिए, अगर हम फाइल सिस्टम में, अगर मान लो कि कोई भी, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, ठीक है, अगर उसमें मैंने यहाँ पे फाइल्स का मतलब कि कोई भी एग्जाम बना के, और कोई भी फाइल बना के एग्जाम की, जैसे कि अगर कोई BCA का एग्जाम है, ठीक है, उसका जो पेपर है वो मैंने अपना उसकी फाइल बना के अपने लैपटॉप में डाल दी, ठीक है। अगर मैंने ये लैपटॉप यहाँ पे और ये लैपटॉप मेरा किसी बच्चे के हाथ लग गया, तो उसके पास तो पूरा का पूरा पेपर मेल हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर तरीके से कोई भी लॉगिन क्रेडिट, कोई भी लॉगिन पासवर्ड इस तरीके से नहीं होता है, तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, मतलब कि फाइल सिस्टम में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस में प्रॉपर तरीके से लॉगिन करते हैं, ठीक है, एक ऑथोराइज एक्सेस होता है। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिक्योरिटी का भी काफी इशू होता है इसमें। फाइल है, कोई भी फाइल को हैक कर सकता है, ठीक है, ठीक है। नो कंकरेंट एक्सेस, कंकरेंट का मतलब क्या होता है, सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर सके, सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट एक्सेस बोल सकते हैं। अब एक मेरी बात सुनिए, एक फाइल है और मेरे लैपटॉप पर सेव है, तो अब उस पर मैं ही वर्क कर सकती हूँ ना, कोई दूसरा थोड़ी वर्क कर सकता है। सो इसको अगर मैं उसको एक्सेस करने को बोलूँ, तो अगर मेरे को उसमें रीड और राइट करने का, तो मैं ही उसमें रीड और राइट कर सकते, एक टाइम पे एक ही बंदा उसमें रीड राइट कर सकता है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, मोर देन वन मल्टी यूजर सेम टाइम पर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, नो बैकअप एंड रिकवरी। सो मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि कोई भी फाइल करप्ट हो जाती है, तो आपका डाटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ना। और कुछ भी मतलब कि कोई भी रिकवरी का इसमें कुछ भी अलग तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी बैकअप नहीं होता फाइल सिस्टम में, ना ही कोई रिकवरी कर सकते हैं हम। अगर पूरा डाटा, जो फाइल अगर किसी ने डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब वो डिलीट है, ठीक है। अगर पूरी तरीके से, तो उसको आप दोबारा से रिट्रीव नहीं कर सकते हो, क्लियर मेरी बात को, उसको दोबारा से आप रिस्टोर नहीं कर सकते हो। तो डेटाबेस में क्या होता है, हम बैकअप बना सकते हैं, उसको क्लाउड पे डाल सकते हैं, ठीक है। और मतलब रिकवरी वगैरह भी इजी से हो सकता है। सो ये सारी की सारी क्या आती है, फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस थी, और ये सारी की सारी एडवांटेजेस किसकी हैं, डेटाबेस की हैं, क्लियर।
ये सारी की सारी डिसएडवांटेज आपकी आ सकती हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या है। आजकल तो ऐसे 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि भाई इसमें से एक बताइए, ठीक है। फिर क्या है डेटाबेस यूजर एंड एडमिन। सो ये क्या है नाइव यूजर है। नाइव यूजर्स में क्या होता है, ये होता है आपका एंड यूजर, जिस तरीके से हम हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कि नाइव यूजर है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं वो डेटाबेस को यूज तो कर रहे होते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हाँ हम डेटाबेस यूज कर रहे होते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम बहुत बार डेटाबेस को यूज करते हैं लेकिन बट हमें उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो जैसे देखिए एटीएम मशीन है फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप जाओगे, ठीक है, वहां से आप आपको पैसे विड्रॉ कराने हैं, निकालने हैं, तो आप जाके सिर्फ डायरेक्ट जाके अपना पिन वगैरह डाल दोगे, पैसे निकाल के आ जाओगे, ठीक है। उसके मतलब कि क्या वहां पे कहाँ पे क्या डाटाबेस यूज हो रहा था, क्या वहां पे क्या यूज हो रखा था इंटरफेस, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ जाएंगे और अपना काम करके वापस आ जाएंगे। सो ये होते हैं आपके नाइव यूजर, क्लियर। और प्लस में जैसे कि हम बहुत सारी वेब एप्लीकेशन ऐसे यूज करते हैं जहाँ पे डेटाबेस यूज होता है। सो हमें डेटाबेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई भी नॉलेज नहीं होता, बट हम डेली लाइफ में यूज तो कर ही रहे होते हैं ना। सो वो कौन से होते हैं, सो वो होते हैं नाइव यूजर। सो हम भी एक तरीके से नाइव यूजर्स ही हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो होते हैं ना जो कि ऐसा प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, जो कि अपने प्रोग्राम में इस तरीके के मतलब कि जो कि अपनी एप्लीकेशन में इस तरीके के प्रोग्राम लिखते हैं जिससे कि वो क्या करें डाटाबेस को एक्सेस कर सके, डाटाबेस में कोई भी क्वेरी लगा सके, ठीक है। सो डाटाबेस में कोई भी इंसर्शन डिलीशन इस तरीके से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो वो कौन से होते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं, ओके। फिर होते हैं आपके सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। तो ये कौन से होते हैं, जैसे कि ये अभी एप्लीकेशन प्रोग्रामर में प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम लिख के फिर वो एक्सेस करते थे डाटा को। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कौन से होते हैं, जो प्रोग्राम्स यूज नहीं करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, क्वेरी यूज करते हैं, एसक्यूएल यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर उनको कोई भी कुछ भी डाटा चाहिए होता है, वो इस तरीके से क्वेरी लिख के प्रॉपर तरीके से मतलब कि डाटाबेस को क्या करते हैं एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको सोफिस्टिकेटेड यूजर जो होते हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होती है डाटाबेस की, क्लियर। फिर आपके आते हैं स्पेशलाइज यूजर। सो स्पेशलाइज यूजर कौन से होते हैं, जो ये भी सेम ही होते हैं, इनको भी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नॉलेज होती है कि अपने पूरे डाटाबेस की अगर हाँ। और सोफिस्टिकेटेड यूजर्स जो होते हैं ना, वो मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उनको जो भी डेटाबेस चाहिए है उसके अकॉर्डिंग वो अपने डेटाबेस को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर स्पेशलाइज यूजर होते हैं। स्पेशलाइज में प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी साइंटिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं। सो वो सब किस में आते हैं, स्पेशलाइज यूजर में आते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो वो आपके किस में आते हैं, स्पेशलाइज यूजर्स में। फिर आपका आता है और जो नाइव यूजर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स में आते हैं, ठीक है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि आप लगा लीजिए आप मतलब कि किसी भी कंपनी का सीईओ, इस तरीके से आप लगा लीजिए। मतलब कि वो क्या करता है, जैसे कि कंपनी का सीईओ है, वो हर तरीके से सब पे एक मतलब कि सब पे नजर रखता है, ठीक है। सबको मॉनिटर करता है कि कौन क्या काम कर रहे हैं, कौन किस तरीके से काम कर रहे हैं, यही देखता है उसका काम, ठीक है। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी वर्क यही होता है कि प्रॉपर तरीके से क्या काम हो रहा है उसको क्या करना, मॉनिटर करना, और उसको क्या करना, कंट्रोल करना। तो ये काम किसके होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं, ठीक है। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो पूरी के पूरी जो डेटाबेस है उसको पूरे को उसको मैनेज करके रखता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है। मतलब कि अगर उसकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारा काम कौन करता है, आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ओके। आप सिंपल ये समझ के रखिए, जो प्रॉपर तरीके से क्या करता है, निगरानी रखता है, कंट्रोल करता है, जिसके हाथ में सारी की सारी पावर है, वो कौन होता है, वो होता है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो ये सारे आपके क्या होते हैं, यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आपको ये समझ में आया। देखिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैंने यहाँ बताया है कि डीबीए क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथोराइज एक्सेस टू डेटाबेस मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। मॉनिटर और कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए होता है, एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज एट नीडेड, ठीक है। डीबीए इज अकाउंटेबल फॉर प्रॉब्लम सच एज पुअर सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम और ब्रीच द सिक्योरिटी। मतलब कि अगर आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है अगर वो पूरा, उसके लिए डीबीए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अगर उसकी सिक्योरिटी को देखना, उसकी सिक्योरिटी कहीं ब्रीच नहीं होनी चाहिए, उसको मतलब कि एक्सेस देखना, कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी
रीयूजेबिलिटी होती है, वो सारा का सारा काम किसका होता है, डीबीए का होता है। क्लियर। फिर आता है डाटा मॉडल। सो डाटा मॉडल में क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। सो ये क्या होता है डाटा मॉडल, डाटा मॉडल नथिंग बट एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ये क्या होती है, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, किस तरीके से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर में रखेंगे, ये किस में होता है, डाटा मॉडल में होता है। ठीक है, प्रोवाइड द नेसेसरी मींस टू अचीव दिस एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, ये बताइए, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन बताइए। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन ही आपको विजिबल होंगी, एसेंशियल इंफॉर्मेशन ही विजिबल होंगी। ठीक है, मतलब कि क्या करते हैं इसमें, हाइडिंग कॉन्सेप्ट होता है ये क्या है, हाइडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हाइड द बैकग्राउंड डिटेल। क्या होता है इसमें, हाइड द बैकग्राउंड डिटेल। ओके, जैसे कि नॉर्मल, मेरी बात सुनिए, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लॉगिन का इस तरीके से ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो, है ना, साइन अप करते हो। सो हम यहाँ पे लॉगिन नहीं ले लेते हैं। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, यूजर नेम भरोगे, देन क्या भरोगे, पासवर्ड भरोगे, यही करते हो। ठीक है, सो उसके बाद जो ये जो डाटा है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, इस ये डाटा किस तरीके से प्रोसेस हुआ है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, जावा, पाइथन, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है। ठीक है, और इस डाटा को बनाने, मतलब कि जो ये एप्लीकेशन बनाई है उसके लिए कौन सा डेटाबेस यूज हुआ है, मोंगोडीबी हुआ है, और ठीक है। सो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी क्या होती है, हिडन होती है। ठीक है, सो सिर्फ हमें एक इंटरफेस दिया जाता है लॉगिन एंड पासवर्ड का। ठीक है, सो हमें सिर्फ इतना ही, और हमारे लिए ये इतनी ही इंफॉर्मेशन क्या है, इसेंशियल है ना। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए हमें क्यों चाहिए भाई, हमें तो सिर्फ क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड करना है। हमें तो फिर इस ऐप में जाके कोई भी जैसे कि अगर कोई भी कोर्स परचेज वाली है, ठीक है, तो हमें उसमें जाके सिर्फ कोर्स को परचेज करना, हमारा काम उतना ही है, कोर्स देखना है, पेपर क्लियर करना, बात खत्म। उसके अलावा हमें कोई मतलब ही थोड़ी है कि किस तरीके से क्या लैंग्वेज हुई है, क्या डाटाबेस यूज है, हमें थोड़ी पता है। सो ये क्या करता है, उन्हीं एसेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ही, वो ही आप लोगों के लिए विजिबल होती है। ठीक है, वही आप लोग उसको क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसी उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और बाकी की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी क्या होती है, हाइड होती है। ठीक है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल कौन कौन से होते हैं, सो टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल में आपका सबसे पहले कौन सा आता है, हिरारिकल डाटा मॉडल आता है। कौन सा आता है, हिरारिकल डाटा मॉडल। फिर आपका आता है नेटवर्क डाटा मॉडल। फिर कौन सा होता है, फिर रिलेशनल डाटा मॉडल, ईआर डाटा मॉडल। ठीक है, सो अब देखते हैं, जैसे कि हिरारिकल आपका डाटा मॉडल होता है, सो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं, एक ट्री फॉर्म में करते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, मतलब कि इसमें एक तरीके से ये क्या रखता है, पॉइंटर्स को रखता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल हिरारिकल इस तरीके से होता है ना, फिर ये इस तरीके से, फिर ये फर्दर में नोट्स में डिवाइड होता है, फिर ये इस तरीके से डिवाइड होता है। सो ये क्या होता है, आपका एक हिरारिकल फॉर्म होती है, ये ट्री बेस्ड होता है। ठीक है, सो ये इस तरीके से, जैसे ये इसका पॉइंटर रखता है, ये इसका पॉइंटर रखता है, सो इसमें पॉइंटर फॉर्म भी यूज होती है। ठीक है, सो और ये क्या होता है, अगर इसमें हम वो देखें, वन टू मैनी वाला सिस्टम देखें, तो ये क्या है, वन टू मैनी वाला। ओके, फिर नेटवर्क क्या होता है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से जैसे नेटवर्क बने होते हैं ना, इस तरीके से, ये मतलब कि इधर 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 इधर, फिर ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, सो ये कौन सी बेस में, ये कौन से फॉर्म होता है, ये ग्राफ फॉर्म होता है। कौन से होता है, ग्राफ फॉर्म में होता है नेटवर्क। ठीक है, ये क्या होता है, रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो ये मैनी टू वन भी हो सकता है, मैनी टू वन भी हो सकता है, और मैनी टू मैनी भी हो सकता है। क्लियर। तो ये क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड। रिलेशन बेस्ड किस में होता है, जिसमें कि टेबल टेबल होती है, जो टेबल में क्या होते हैं, रो एंड कॉलम यूज होते हैं, रो एंड कॉलम यूज होते हैं, वो क्या होता है आपका रिलेशनल वाला होता है। ठीक है,
फिर क्या है ईआर मॉडल, जो एंटिटी बेस मॉडल होता है, ठीक है, जो मतलब कि आपस में जो एंटिटी रिलेशनशिप होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ईआर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एंटिटी बेस मॉडल होता है, जो एंटिटी आपस में रिलेटेड होती है, उसपे जो भी रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ईआर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका इसी तरीके से एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, इसमें ना प्रॉपर तरीके से जैसे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, इनकैप्सुलेटेड हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्शंस हो गया, वो सारी की सारी किस में आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में आती है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये क्या आते हैं, डाटा मॉडल्स थे, कौन सा हिरारिकल हो गया, नेटवर्क हो गया, रिलेशन हो गया, ईआर हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस हो गया। आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें, जैसे कि ये पूछ लेगा कि ट्री बताइए, ट्री इसमें से किस में यूज होता है, हिरारिकल में, नेटवर्क, रिलेशनशिप में, इस तरीके से। जैसे ग्राफ है, ग्राफ किस फॉर्म में बेस होता है, नेटवर्क में होता है। रिलेशन में क्या होता है, टेबल्स यूज होती है, रोज एंड कॉलम यूज होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं डाटा मॉडल में, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा। सो स्कीमा क्या होता है, एक ओवरऑल डिजाइन होता है। क्या होता है, एक ओवरऑल डिजाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। सो स्कीमा नथिंग बट क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। देखिए जैसे कि नॉर्मल से मतलब कि कुछ भी डिजाइन कर लेना, जैसे कि नॉर्मल हम ये देखते हैं कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे कि हम नॉर्मल क्या ले लेते हैं, हम फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें से क्या ले लेते हैं, कोई भी मतलब कि मतलब कि जैसे कि कोई टॉप ले लेते हैं, वुमेन सेक्शंस में जाके हम कोई भी टॉप या कोई भी जीन्स ले लेते हैं, ठीक है, जीन्स ले लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कौन से ब्रांड की जीन्स ली है, ठीक है, कौन से ब्रांड की हमने जीन्स ली है, इसका साइज क्या है, ठीक है। और फिर उस तरीके से होती हैं कि भाई फ्लेयर जीन्स ली है, ठीक है, स्लिम फिट ली है, इस तरीके से, मतलब इसका टाइप क्या है जीन्स का, ये भी होता है। फिर डेनिम में ली है, कैसा मतलब स्टफ कैसा है, तो ये सारा का सारा ही लिखा होता है ना, ये सारा का सारा ही होता है कि क्या साइज है, टाइप क्या है, इसका ब्रांड क्या है। सो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं। क्लियर मेरी बात। जैसे कि नॉर्मल आपको कुछ और ले लीजिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई बुक ले लेती हूँ, ठीक है, बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बुक में क्या क्या होगा, बुक का नेम होगा कि बुक का नाम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका पब्लिकेशन कौन सा है ये होगा। फिर उसके बाद उसके पेजेस कितने हैं वो होगा, उसका प्राइस कितना है ये सब होगा। तो ये सब ये क्या है, ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, ठीक है, एक तरीके से क्या है, ये इसका डिजाइन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्कीमा, मतलब नथिंग बट एक ब्लूप्रिंट हमने डिजाइन कर लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। मतलब एक इसका क्या कर लिया है, मतलब कि एक ढांचा तैयार कर लिया है, ठीक है। सो जो भी इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टांसेस बोलते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड द इंस्टांसेस ऑफ डेटाबेस। अब देखिए जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बुक का लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब कि पब्लिकेशन ली थी, कौन सी पब्लिकेशन यूज हुई है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है, और क्या लिया था बुक में, नंबर ऑफ पेजेस लिए थे, ठीक है। सो ये सब क्या था, ये अभी तक क्या था, डिजाइन था। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि पब्लिकेशन क्या है, जैसे कि ये क्या है, केवीएस पब्लिकेशन होगी या फिर पियर्सन पब्लिकेशन होगी, ठीक है। और प्राइस जैसे कि अगर इसका 500 प्राइस है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 500 पेजेस है। तो ये जो मैंने इसमें वैल्यू डाली है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंस्टांसेस। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे इंस्टांसेस। समझ में आई मेरी बात। अगर हम अब इसमें जितना भी रिकॉर्ड हम डाल लेंगे वो क्या होगी, आपकी वैल्यूज, इंस्टांसेस, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टांसेस। और जो हमने पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई आपको। फिर अब हम क्या, फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर्स ना आपके टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है टू टायर आर्किटेक्चर, एक होता है टू टायर आर्किटेक्चर, एक होता है थ्री टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम टू टायर, वैसे एक वन टायर आर्किटेक्चर भी होता है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। मेन कौन कौन सा है, एक होता है टू टायर का, एक होता है थ्री टायर का। वैसे पेपर में थ्री टायर ही आता है, लेकिन फिर भी आपको टू टायर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो टू टायर में क्या होता है, सिर्फ टू टायर में एक ही होता है, कौन क्या क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर होता है। क्या क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर बेस होता है। जैसे कि नॉर्मल इस तरीके से ले लीजिए, क्या है, क्लाइंट है, ठीक है, ये सब क्या है, क्लाइंट है,
ये क्या है आपका, इसमें क्या है, एक सर्वर। ये क्या होता है आपका टू टायर। ये क्या है आपका टू टायर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट और सर्वर बेस, ठीक है। ये क्या होता है, क्लाइंट और क्लाइंट और सर्वर बेस होता है। इसमें बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं होता है, मतलब कि बीच में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज नहीं होती है, एप्लीकेशन एज इंटरफेस यूज नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है, इसमें ओडीबीसी यूज होता है, एक इंटरफेस, आप कह सकते हो ड्राइवर, ठीक है। ओडीबीसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ये एक मतलब कि एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है जिससे कि क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज नहीं होती। अब जैसे कि नॉर्मल, अब आपको ये देखिए कि अगर हमने कोई भी रेलवे रिजर्वेशन का ही एग्जाम्पल इसके लिए थोड़ा अच्छा रहता है। जैसे कि अब हम, जैसे कि अब हमें कोई भी टिकट को बुक कराना है, ठीक। हम रेलवे स्टेशन गए, वहां पे हमने क्या किया, जाके हमने उसको बोल दिया कि भाई हमें ऐसे ऐसे दिल्ली के लिए एक टिकट बुक करके दे दो, हमें 3 टिकट बुक करके दे दो, ठीक है। उसने क्या किया वहां पे, मतलब कि जो भी डाटा था उसको उस पे सर्वर पे डाला, ठीक है, वहां से आपको टिकट बुक करके दे दी। ये क्या है क्लाइंट सर्वर बेस है, इसमें बीच में कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं होती है, ठीक है। ये क्या है, 1 to 1 कनेक्शन है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टू टायर आर्किटेक्चर हो गया। समझ में आई मेरी बात। जो ये टू टायर होता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि क्लाइंट सर्वर बेस होता है तो इसमें कोई भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं होती। अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं, अगर नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो जाए, अगर नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो जाए तो फिर इसमें क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन भी हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, इस तरीके से होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका होता है डेटाबेस, बीच में आपकी क्या होती है, बिजनेस लेयर होती है, क्या होती है, बिजनेस लेयर होती है, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हैं एक इंटरफेस लेयर होती है, जो कि आपकी यूजर और डेटाबेस के बीच में वर्क करती है, ठीक है। फिर क्या होती है आपकी क्लाइंट बेस लेयर होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लाइंट जो होता है ना, जो भी रिक्वेस्ट होती है, जो भी उसकी क्वेरी होती है ना, वो डायरेक्ट आपके डेटाबेस से नहीं करेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट आपके डेटाबेस से नहीं करेगा, वो किससे करेगा, बिजनेस लेयर से करेगा। फिर यहाँ पे जाके जो भी आपकी क्वेरी होती है ना, वो क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद जाके ये डीबीएमएस को, डेटाबेस को बोलेगा भाई मुझे ये डाटा उठा के दे दे, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर उसके बाद से ये किसके पास जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से ये क्या हो गया, एक इंटरफेस होगी, क्या हो गया, एक मिडल लेयर बोल सकते हो आप इसको, क्या है कि ये मिडल लेयर हो गया, ठीक है। ये होती है आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर। जैसे कि नॉर्मल आप कोई भी वेब एप्लीकेशन ले लो ना, आप नॉर्मल से आप क्या करते हो, नॉर्मल आपके पास उसके पास क्या होता है, इंटरफेस होता है, क्लाइंट, हम सिर्फ नॉर्मल से उसको यूज करते हैं, तो हमें डाटाबेस तो उसमें हमें डेटाबेस थोड़ी सो रखा होता है, वो कहाँ से हमें डाटा उठा के देते हैं, कहाँ पे डाटा स्टोर होता है ना। नॉर्मल एक क्या करते हैं, इंटरफेस ही प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है। समझ में आई मेरी बात। इस पहले क्या था, क्लाइंट में टू टायर में क्या होता था, क्लाइंट और डेटाबेस, अगर कुछ भी होता था तो क्लाइंट के डीबी के पास जाता था, तो डीबी में सारा डाटा स्टोर भी होता है, ठीक है, स्टोर भी होता है डाटा। और क्या होता था, मतलब कि जो भी उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी उस पर जो भी ऑपरेशन लगते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होते हैं, जो भी ऑपरेशन लगते हैं, वो सारे के सारे ही यहीं पे हो रहे थे, ठीक है। इसका बर्डन भी, लोड भी ज्यादा हो रखा था, ठीक है। इसलिए हमने फिर इस चीज को हटा के एक लेयर सेट कर दी है बीच में, ठीक है, एक मिडल लेयर सेट कर दी, सॉरी। फिर जो भी प्रोसेसिंग का वर्क है वो यहाँ पे होता है, तो क्लाइंट इसको देता है, फिर ये फिल्टर आउट करके किसको देता है, डीबी को देता है, अगर कुछ स्टोर करना है, या फिर इसको क्लाइंट को इससे कुछ चाहिए, तो डीबी इसको प्रॉपर तरीके से, डीबी बिजनेस लेयर को देता है, फिर बिजनेस लेयर किसको देती है, आगे क्लाइंट को देती है, ठीक है। जो ये थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है ना, इसी को आप अपना बोल सकते हो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस में आता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है। अब मेरी नेक्स्ट बात सुनिए, जो ये थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है, ये क्या होता है, लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसमें देखिए, डीबी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेवल, ठीक है। और बिजनेस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। और क्लाइंट को हम क्या बोलते हैं, यूजर और एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूजर और एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। इसमें देखिए जो फिजिकल लेवल होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर समझा दिया, अब मैं क्या समझा रही हूँ आपको, लेवल समझा रही हूँ, इसी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।
या फिर एक और डायग्राम बना लेते हैं चलो। सो यहाँ पे देखिए, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सटर्नल लेवल होता है। क्या होता है, एक एक्सटर्नल थ्री लेवल में क्या होता है, एक एक्सटर्नल लेवल होता है, ठीक है। फिर एक होता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है। क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है। फिर क्या होता है, फिर एक होता है आपका फिजिकल लेवल, ठीक है। ये क्या है आपका एक्सटर्नल लेवल, ये क्या है कंसेप्चुअल लेवल, और ये क्या है आपका फिजिकल लेवल। सो ये क्या है, थ्री टाइप्स के लेवल होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, सो इसमें क्या होता है फिजिकल लेवल। सो ये क्या कहता है आपका, ये मैंने बताया ये क्या है, एक डेटाबेस है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, डीबी है आपका, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है डाटा को। यही मैंने अभी आपको बताया थ्री थ्री लेवल आर्किटेक्चर में, है ना। सो फिजिकल लेवल में क्या होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। सो जब मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि फिजिकल लेवल में हम क्या पता कर सकते हैं, हाउ टू डेटा स्टोर, कि कैसे डाटा को स्टोर करते हैं हम, ठीक है। फिजिकल लेवल में क्या पता लगता है कि हाउ टू डेटा स्टोर, कि हमें अपने डाटा को किस तरीके से स्टोर करना है, समझ रहे हो। क्योंकि डाटाबेस का काम ही तो ये होता है कि हमारे डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, राइट। सो इसमें क्या होता है कि मतलब हम अपने डाटा को किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, समझ में आई मेरी बात। फिर आपका क्या होता है कंसेप्चुअल लेवल। सो कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है, व्हाट डेटा इज स्टोर, क्या है, व्हाट डेटा इज स्टोर, मतलब कि क्या डाटा को स्टोर किया है हमने, इसमें क्या डाटा स्टोर किया है। और फिजिकल लेवल में डाटा को कैसे स्टोर करते हैं और क्या डाटा स्टोर किया, वो क्या होता है कंसेप्चुअल लेवल में। यूजर एक्सटर्नल लेवल तो ये तो एंड लेवल होता है जो इसको यूज करता है, समझ आई मेरी बात। तो तीन तरह के लेवल होते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल। सो फिजिकल लेवल में डाटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, कंसेप्चुअल लेवल में क्या डाटा को स्टोर, क्या डाटा स्टोर करना है वो आता है, और एक्सटर्नल लेवल में जो एंड लेवल होता है, जो यूजर लेवल होता है, जो इसको यूज करता है, वो क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल होता है, ठीक है। और मेरी नेक्स्ट बात सुनिए, एक होता है आपका डाटा इंडिपेंडेंस टर्म, एक आती है आपकी डाटा इंडिपेंडेंस टर्म। मतलब कि डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। सो डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, मीन्स अ चेंज ऑफ ए डाटा एट वन लेवल शुड नॉट अफेक्ट द अनदर लेवल। मतलब कि अगर एक लेवल पे कुछ भी चेंज कर दिया है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम फिजिकल लेवल में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, इंसर्शन डिलीशन कुछ भी, तो उसका इफेक्ट जो है कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए, समझ में आई मेरी बात। इसका जो भी इफेक्ट है इस पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और कंसेप्चुअल पे जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसका इफेक्ट इस पर और इस पर नहीं पड़ना चाहिए, समझ में। तो ये क्या है, डाटा इंडिपेंडेंस है, समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे देखिए अब दोबारा से टाइप्स ऑफ लेवल में क्या है, एक होता है फिजिकल लेवल, इट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर इन डेटाबेस, ठीक है। मैंने यही बताया कि किस तरीके से हम डाटा को स्टोर करते हैं। यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर डिटेल एट दिस लेवल, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से किस तरीके से डाटा को स्टोर करना है। लॉजिकल लेवल, सो लॉजिकल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल इसी को बोलते हैं, कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, ठीक है। कंसेप्चुअल को ही लॉजिकल बोलते हैं। इट डिस्क्राइब व्हाट डाटा इज स्टोर इन डेटाबेस, ठीक है। व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, व्यू लेवल ऑल्सो यू कैन कॉल एक्सटर्नल लेवल। दिस लेवल डिस्क्राइब द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस, किस तरीके से डाटाबेस के साथ यूजर इंटरेक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, व्यू लेवल बोलते हैं, ओके। फिर मैंने अभी आपको डाटा इंडिपेंडेंस भी बताया क्या होता है, तो ये भी दो तरह का होता है। कौन सा होता है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, मतलब कि फिजिकल में कुछ भी चेंज करेंगे, ठीक है, फिजिकल लोकेशन ऑफ टेबल इंडेक्स शुड नॉट अफेक्ट द कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल व्यू ऑफ डाटा, ठीक है। द डाटा इंडिपेंडेंस इज इजी टू अचीव एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मोस्ट ऑफ द डीबीएमएल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस इंडिपेंडेंस में क्या होता है, द डाटा एट कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा एक्सटर्नल लेवल स्कीमा मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो भी कंसेप्चुअल लेवल में चेंज किया है वो एक्सटर्नल लेवल पे चेंज नहीं होना चाहिए। यही मैंने आपको भी डायग्राम में बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, आपके टाइप्स ऑफ लेवल है, ओके। ओके, समझ में आया क्या है फिजिकल में डाटा स्टोर, कंसेप्चुअल में मतलब क्या डाटा स्टोर कर रहे हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। ओके, सो आज जो जितना भी कराया आपको उतना समझ में आया। सो आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छे से देखना वीडियो को, अगर कुछ भी डाउट होगा तो फिर मेरे से एक बार पूछ लेना। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इससे क्या होता है ना कि मोटिवेशन आता है। सो थैंक यू सो मच।